अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हुमैर अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कारोबार्स। नाजरीन, साल 2021 में स्टार्टअप्स की मद में 228 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई, जबकि अगर 2020 के स्टैट्स पर नज़र डालते हैं तो ये फिगर बहुत थोड़ा दिखाई देता है, बहुत छोटा दिखाई देता है, विच इज़ 77 मिलियन डॉलर्स। एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है यकीनन। किस तरह आया, क्यों आया, इस पर बात करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी बहुत से प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कारआमद स्कीम जो थी वो कामयाब जवान लोन लॉन्च की गई, जिसके तहत उन लोगों को कर्जे दिए गए जो कि अपनी जॉब से हाथ धो बैठे या अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते थे या अपना बिजनेस जो है उसे स्टार्ट करना चाहते थे। ये लोन जो है ये बहुत ही आसान अक़सात पर मबनी है और इसे बहुत आसान अक़सात पे बहुत कम परसेंटेज सामने रखते हुए इसे रीपे किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतनी तेज़ी से ये स्टार्टअप्स अपनी जगह बना रहे हैं तो ये दिखाई क्यों नहीं देते? अगर ऐसा है तो क्यों है? क्यों इन भारी इन्वेस्टमेंट्स को और स्टार्टअप्स को सीरियस नहीं लिया जाता? क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और इनके मसाइल को किस तरह हल किया जाए? नाज़रीन, हमारा आज का शो ख़ास तौर पर ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लिए बल्कि उन नौजवानों के लिए है जो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अनवर काशिफ मुमताज़ साहब ने। आप कराची टैक्स बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और उसके अलावा आप जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल के एशिया पैसिफिक को हेड कर चुके हैं। अनवर भाई, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अनवर साहब, ये बताइएगा कि क्या स्टार्टअप्स जो हमारे पाकिस्तान में आजकल आप देख रहे हैं कि एक बूम स्टार्टअप्स का शुरू हो गया है, बहुत जोश और वलवले से लॉन्च किया जाता है लेकिन एकदम से हम देखते हैं कि वो नाम गायब हो जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों सस्टेनेबिलिटी के मसाइल आते हैं? सस्टेन क्यों नहीं कर पाते स्टार्टअप्स? बहुत शुक्रिया उमर। बेसिकली जो आज का मौजू है ना वो बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ये जो हम अगर देखें तो पाकिस्तान का पूरा जो मुस्तकबिल है इस चीज़ से मुंसलिक है। नौजवान जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स, आपको हर दूसरे दिन आप देख रहे होंगे स्टार्टअप्स नए नए लॉन्च हो रहे हैं, नए नए इस्टेब्लिश हो रहे हैं। ये जो चीज़ है ना ये है तो अच्छी साइन, लेकिन अगर आपको मैं वापस ले जाऊं सिलिकॉन वैली में, वहाँ भी जो है ना जब स्टार्टअप शुरू हुआ था, बूम आया था, और उस बूम में ऐसा हुआ था कि 95% जो स्टार्टअप्स थे वो कोलैप्स कर गए थे, इसलिए कि वो फंडिंग जो है ना बाहर से इनवाइट कर रहे थे। और यही पाकिस्तान में भी है कि जो स्टार्टअप्स इस वक्त हैं मौजूद, वो सारी फंडिंग वहाँ बाहर से आ रही है, मतलब चला कोई और रहा है, इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है। तो ये जो कंपोजिशन होता है कम सूरत में कामयाब होता है, क्योंकि आप खुद वैल्यू नहीं कर रहे होते मनी को, आप खुद नहीं वैल्यू कर रहे होते कि वो जो इन्वेस्टमेंट आई है उसको किस तरह है। आप सिर्फ ऑपरेशनल मैकेनिज्म देख रहे होते हैं, आप बिजनेसेस देख रहे होते हैं, कहीं कहीं ये बड़ा सक्सेसफुल भी होता है। तो जो पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम देखें तो दो स्प्लिट मैं कर लूँ। एक वो स्प्लिट है स्टार्टअप्स की जो कि बाहर की फंडिंग से चल रहे हैं और टेक्नो बेस्ड हैं, और एक स्टार्टअप जो अब नौजवान भी एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान के बन रहे हैं। ये भी एक गुड साइन है, इसलिए कि अब पाकिस्तान में अगर हम देखें बाय एंड लार्ज यूथ पॉपुलेशन जो है ना 50% से ज़्यादा आबादी है हमारी, जो डेमोग्राफ है उसमें जी हाँ यूथ का जाता है। उनको आप एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे? हर आदमी जो है यूनिवर्सिटी से पास आउट करके, कॉलेज से पास आउट करके वो हुकूमत की तरफ देखने लगता है। तो उसी लिए अगर हम लोगों को ये इनकरेज करें कि वो अगर क्लाइंट बेस पे एंटरप्रेन्योर बने और अपना कारोबार करें, तो मेरे ख्याल में यही चीज़ पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है। तो ये जो स्टार्टअप्स का एक सैलाब आया है ये अच्छी साइन है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इसको पूरी तरह हार्नेस होना चाहिए, इसको सस्टेन करना चाहिए। ये ना हो कि एक काफ़ी बूम आया 6-8 महीने, साल 2 साल और उसके बाद एकदम विनिश हो जाए। तो ये जो चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनवर भाई, आपने जिक्र किया कि इस बूम को आगे बढ़ना चाहिए। ये जो स्टार्टअप्स का अब रुझान है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, नौजवानों में अवेयरनेस भी बहुत तेज़ी से फैल रही है कि अपना काम शुरू करना चाहिए। क्या वजूहात हैं? क्या इंक्यूबेशन के मसाइल हैं, या फिर जो सस्टेनेबिलिटी की आपने जिक्र किया, कोई किसी खास किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत है? क्योंकि एक स्टार्टअप को बना दिया जाता है, लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन वो सर्वाइवल इश्यूज बहुत जल्दी फेस करना शुरू कर देता है। देखिए पाकिस्तान में अगर आप बाय एंड लार्ज देखेंगे ना, तो जितने लोगों ने एक्सेल किया ना वो अपनी ओन एफर्ट्स पे एक्सेल करते हैं। पाकिस्तान में अगर आप स्पोर्ट्समैन को देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कोई आदमी है कि वो एकदम बहुत अच्छा बॉलर बन जाता है। बहुत अच्छा, जब आप पीछे देखें तो अभी ओलंपिक की बात देख लें तो आपके जो लोग जिन्होंने बहुत आगे तक चले गए थे, जब उनके बैकग्राउंड देखे गए तो वहाँ हुकूमत की कोई सपोर्ट नहीं थी। सेम एनोलॉजी यहाँ भी फॉलो होती है, और वो ये है कि कुछ लोग अच्छे एंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटी होती है, उनके अंदर अच्छा एक बिजनेस करने का सेंस होता है, तो वो उसको आगे लेके चलते हैं, कामयाब भी होते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी काउंसलिंग,
ऐसा कोई प्रोग्राम जिसके ज़रिए वो नौजवानों को ये बताएं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए, बिजनेसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उन प्रैक्टिसेस को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम नहीं है। हाँ, इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर में लोग कर रहे हैं ऐसा काम, लोग मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को ये गाइडेंस भी दे रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, बट हुकूमत को इसको एज अ स्कीम लेना चाहिए और नौजवानों को इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में सूरत हाल बेहतर होगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तानी नौजवानों को अब ये पता होना चाहिए कि दुनिया अब सैचुरेट कर गई है। अब जो है दुनिया भर में आपको जाने के लिए या तो आपकी बहुत अच्छी स्किल होनी चाहिए, या फिर आपको आप जो है पाकिस्तान में रह के अपना कारोबार करें, एंटरप्रेन्योर बने, आप स्टार्टअप्स के तौर पे आप आएँ, लेकिन आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। इसलिए कि गवर्नमेंट भी नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी आपके सब लोगों को, जितने हमारे यूथ इस वक्त यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। सही, आपने जिक्र किया कि हुकूमत को प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। हाल ही में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कामयाब जवान लोन के नाम से एक स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत आसान कर्जे जो हैं वो उन लोगों को दिए गए, उन नौजवानों को दिए गए जो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं। इस स्कीम को किस तरह देखते हैं? बहुत ही कम मार्कअप पे उनको ये लोन दिया गया और अभी भी इनफैक्ट दिया जा रहा है। जो छोटे टीयर्स हैं वो टेम्परेरीली अभी बंद किए गए हैं, लेकिन जो बड़े टीयर्स हैं वो अभी भी दिए जा रहे हैं। इस स्कीम को किस तरह देखते हैं, और अगर ये स्कीम कामयाबी की तरफ बढ़ रही है तो इसके कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हमें लेने होंगे इसके साथ साथ, कि ताकि हम नौजवानों को उस तरह समझा सकें कि ये पैसा जो आप लोन की मद में ले रहे हैं इसे वाकई कारोबार में लगाया जाए, ना कि किसी और तरफ वेस्ट कर दिया जाए। उमर, बेसिकली अगर आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री को, तो बाय एंड लार्ज हर हुकूमत जो अपने दौर में आती है, कभी येलो टैक्सी स्कीम लेके आ जाते हैं, कभी नौजवानों के लिए तालीम के लिए लैपटॉप लेके आ जाते हैं, लेकिन बात यह है कि हर आदमी कोशिश करते हैं, लेकिन बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है कि आप उनको लोन दे रहे हैं, आप उनको एक सीड मनी दे रहे हैं टू स्टार्ट देयर बिजनेस, बात ये नहीं है। बात ये है कि वो पैसा जो है यूटिलाइज हो उस पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए उसको पैसा दिया जा रहा है, वो नज़र आना चाहिए ग्राउंड पे। ये जो चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वो पैसा अगर ले लिया जाए, वो पैसा इस्तेमाल कर दिया जाए और कुछ भी नज़र नहीं आया, तो ये पैसा जो है ज़ाया होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये इस प्रोग्राम को एंड तक देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पैसा दिया, पैसा गया कहाँ और लगा, और उसका रिटर्न क्या आया। अगर आपने बिजनेस प्लान सबमिट किया है और गवर्नमेंट को कि जी मैं ये कारोबार करना चाहता हूं, तो उस बिजनेस प्लान में पहले ये भी तो देखा जाए कि उसमें सस्टेनेबिलिटी है, उसकी फिजिबिलिटी की वायबिलिटी है, वो जो भी बात कर रहा है उसके अंदर सेंस है। आप पैसा दें और उसके बाद मॉनिटर भी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये पैसा जो है ये आवाम का पैसा है। इसको इस तरह अगर आप देंगे और ज़ाया हो जाएगा ये, तो ये नौजवान को भी समझना चाहिए कि ये अमानत के तौर पे उसके पास आया है। और यही चीज़ अगर आपके जहन में आ जाएगी कि मैंने अमानत के तौर पे लिया है, तो फिर आप कारोबार भी अच्छा करेंगे, आप प्रोडक्टिव वैल्यूज़ ऐड करेंगे और अपने आप को भी सस्टेनेबल करेंगे। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं कि नौजवान जो हैं वो कारोबार तो शुरू कर लेते हैं, बहुत आसान होता है, अपनी शॉप खोल ली, अपना ऑफिस खोल लिया, लेकिन यहाँ पे बात ही आ जाती है कि जब कागजी कार्रवाई की बात आती है, लीगैलिटीज़ की बात आती है, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, क्लैरिटी नहीं है हमारी डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पे आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह गाइड करेंगे यूथ को ख़ास तौर पे कि जब कारोबार शुरू किया जाए तो कागजी कार्रवाई पहले की जाए, ना कि बाद में जो है जो म्यूज़िक है उसे फेस किया जाए? देखिए, मैं हमेशा हर एक को एडवाइस करता हूँ कि आप अगर कारोबार करना चाहते हैं और आप सही कारोबार करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना रोल प्ले करें पाकिस्तान की इकोनॉमी में, आप साइकिल में आप कंट्रीब्यूट करें, तो आपको पहले अपने लीगल स्टेटस डिफाइन करने पड़ेंगे। आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी हैं, आप पार्टनरशिप कंपनी में जा रहे हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जा रहे हैं। आपको हर तरह की सहूलत है, SECP की वेबसाइट अवेलेबल है, FBI की वेबसाइट अवेलेबल है, लेकिन ये अब एक्सक्यूज़ रहा नहीं है कि जी हमें पता नहीं है और कैसे रजिस्ट्रेशन करानी है। ये आप बाय डिफ़ॉल्ट आप ना अवॉइड करते हैं। आप इसलिए अवॉइड करते हैं कि थोड़ी सी उसकी कॉस्ट होगी, तो उस कॉस्ट को मैं जो है ना मिनिमाइज़ कर दूं या अवॉइड कर दूं, और आप जो है ना स्टेप इन कर जाते हैं कारोबार में। उसकी वजह से जब कभी ऐसी सूरत हाल होती है, वो फायर बैक करता है, तो फिर आपको जो है ना आपके लिए मुश्किलात होती हैं। तो आपको हमेशा लीगल अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरा करना चाहिए। उसमें आपको आसानी से अब वेबसाइट पे भी चीज़ें मिल जाती हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं किस तरह अप्लाई करना है। और मैंने जैसे कहा SECP की वेबसाइट बड़ी यूज़र फ्रेंडली है। इसी तरह अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए उनकी वेबसाइट जा सकते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप के तौर पे हैं तो आप FBR के पास जा सकते हैं और FBR की वेबसाइट से अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन लीगल स्टेटस अपना डिफाइन होना चाहिए ताकि फिर आगे आपको कोई मुश्किलात ना आए। सही। अच्छा, हुकूमत की बात करें अगर, तो
उसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। इस हवाले से क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, और अगर हुकूमत की सपोर्ट की बात करें तो इन दो चीज़ों को समझाना कितना ज़रूरी है नौजवानों को? देखिए, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप देखें इनको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये है कि हुकूमत कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। आप वन विंडो ऑपरेशन दें। अगर जो बात हो रही थी, अभी हम बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन की, तो आप वन विंडो ऑपरेशन दें, वहाँ पे एक विंडो के जरिए आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए और हर इदारे के पास जाना ना पड़े। ये तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और इसमें मिनिमम कॉस्ट हो जाती है। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको, अगर आपको इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहाँ पे हुकूमत का बड़ा चैलेंज आ जाता है, क्योंकि पावर आपको चाहिए होती है और वो पावर जो है पाकिस्तान में महंगी होती जा रही है दिन ब दिन। आपके पास तो वो जो चीज़ है ना, उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बनती है। फिर लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब चीज़ें जो है ना कि वो आपको लॉ एंड ऑर्डर की भी अपने तौर पे खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाती है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी, देखें हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें बिजनेसेस के लिए, और बिजनेसेस की जिम्मेदारी है कि आप ड्यू रजिस्ट्रेशन करें और अपना ड्यू टैक्स दें। ठीक है अनवर साहब, यहाँ पे एक सवाल बहुत अहमियत का हामिल है। वो सवाल ये है कि कोविड में हमने ख़ास तौर पे देखा बहुत से बिजनेस शट डाउन हुए, स्टाफ जो है उसे फारिग कर दिया गया, डाउन साइजिंग हुई, बहुत अच्छे अच्छे इदारों ने डाउन साइजिंग की। यहाँ पे हम नाम नहीं लेंगे उन इदारों का, लेकिन बहरहाल वो बड़े रिप्यूटेबल इदारे थे, ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने डाउन साइजिंग की। ऐसी सिचुएशन में हुकूमत पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन नौजवानों को कहीं अकोमोडेट किया जाए या उनके लिए कोई ऐसा एवेन्यू बनाया जाए या फिर उन कंपनीज़ को पाबंद किया जाए? क्योंकि ज़ाहिर है पेंडेमिक था, किसी का कोई कसूर नहीं था, ना हुकूमत का कोई कसूर माना जाता है इसमें, क्योंकि नेचुरल एक डिजीज़ जो थी वो आ गई, उसका सामना करना पड़ गया। लेकिन इस सारे सिनेरियो में हुकूमत का किरदार होना क्या चाहिए था? देखिए, अगर आपकी हुकूमत अमीर होती, मैं अमीर जब कह रहा हूँ तो इसका मतलब उनके पास लिक्विडिटी, मतलब उनके पास होती कैश लिक्विडिटी, तो वो ये सपोर्ट कर सकते। दूसरे जो अगर ममालिक देखें जहाँ पे सेटल्ड इकॉनमी है, जहाँ पे सेटल्ड टैक्स का निज़ाम है, जहाँ पे एक्सचेकर के पास पैसा है और वो पैसा वो उन्होंने यूटिलाइज़ किया है टू सप्लीमेंट इस टाइप की जो आउटबर्स्ट हुए हैं आफ्टर द पेंडेमिक, तो हुकूमत वक्त के पास पाकिस्तान में पैसे की जो पोजीशन है वो ऐसी है कि हर चीज़ लोन लेके पूरी की जाती है, कभी ग्रांट की सूरत में, कभी दोस्ताना मुल्क से कोई चीज़ आ रही होती है। तो हुकूमत के पास इतनी इस वक्त अभी जो है कैश लिक्विडिटी नहीं है, तो वो इसको नहीं कर सकते कि सपोर्ट करेंगे जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत उनको गाइड ज़रूर कर सकती है, हुकूमत उनको फैसिलिटेट कर सकती है। हुकूमत अगर उनको चाहे तो वो पाकिस्तान से बाहर कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी तो वो उनके लिए क्रिएट कर सकती है। ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हुकूमत को बहुत विजडम चाहिए और इसके लिए हुकूमत को बहुत बड़ी एक स्कीम ड्रॉ करनी पड़ेगी कि उसके तहत वो ये चीज़ करें। लेकिन ख़ुद से हुकूमत अगर सप्लीमेंट करने जाएगी तो मेरे ख्याल में अभी जो हालात हैं, जो नंबर्स हैं, जो लिक्विडिटी हुकूमत के पास है, उसमें मुझे नहीं नज़र आता कि हुकूमत इस तरह की कोई सपोर्ट कर सकेगी। लोग बहुत वनरेबल हैं, मुझे एहसास है कि ये काफ़ी लोगों ने लोगों की डाउन साइजिंग की है, लेकिन ये इस चीज़ को लोगों को सस्टेन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये एडवर्सिटी तो है लोगों के लिए, लेकिन इसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हो सकता है वो जॉब करते रहे, सारी ज़िंदगी जॉब करते रहे, अब वो दूसरे ऑप्शंस देखें, वो देखें कि कोई हो सकता है वो छोटा सा कोई कारोबार शुरू करें, हो सकता है वो घर से ऑनलाइन कोई कारोबार शुरू करें। इस पेंडेमिक ने ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं जिसमें आपको बिजनेस सेटअप करने की कॉस्ट नहीं आती। जी ठीक। अच्छा, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में आपने देखा 2001 के बाद ख़ासतौर पे तो ये वो टाइम था जब टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज पाकिस्तान आई, बहुत से दीगर सेक्टर्स में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखी गई, लेकिन अब उस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखी नहीं जा रही पाकिस्तान में। और अगर बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती क्यों नहीं है पाकिस्तान? क्या मुश्किलात हैं और क्या चैलेंजेस हैं, और अगर उसे अट्रैक्ट किया जाए तो कौन से ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान आएँ और इन स्टार्टअप्स को जो अब पाकिस्तान में देखा जा रहा है उस तरह फंड करना शुरू करें? अगर आप ये देखें ना, 2001 की आप बात करें तो 9/11 का वाक़या हुआ, पाकिस्तान के लिए वो अपॉर्चुनिटी थी। वैसे तो तबाही थी दुनिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी हुई और उसमें जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ इशू ये है कि पाकिस्तान रियलाइज़ नहीं कर पाता कि इस वक्त जो ये लोग जो चीज़ हो रही है, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है और कैसे उसको अपने पास रखना है, उससे अपने फ़ायदे कैसे उठाने हैं। ये जो ड्रॉबैक है ना, ये हमेशा हमारे साथ हमारे पीछे वादा करता है। अब आज अगर आप जो बात कर रहे थे कि स्टार्टअप्स का एक बूम आया है,
वो क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि पेंडेमिक जो है वो उसने पूरे दुनिया को अफेक्ट किया है। तो अब वो जो है इन्वेस्टमेंट किसी तरह पाकिस्तान आ रही है, तो अब उसको कैच किस तरह करना है? अब उसमें जो इशू आता है वो ये आता है कि जो कंपनीज आई हैं वो बड़ी आसानी से छोड़ के चली जाएंगी, कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा, उन्होंने टैक्स दिया है नहीं दिया, उन्होंने अपनी इनकम कमाएंगे और वो यहाँ से निकल जाएंगे। यही पहले हुआ कि बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी आई, फिर लोकल उन्होंने लोगों के साथ पार्टनरशिप की और निकल गई। फॉरेन इन्वेस्टर जो पाकिस्तान नहीं आता, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अगर कोई लिटिगेशन हो जाए ना, तो वो उसके लिए 8 से 10 साल जो है ना उसको लिटिगेशन में जो है रहना पड़ता है, और इस वजह से वो जो है पाकिस्तान आने से घबराता है कि यहाँ पे जो है लिटिगेशन के बाद उसका पैसा भी स्टक हो जाता है, वो अपना इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकाल पाता, और वो जो है प्रॉफिट भी उसको नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इशू है। उसको कहते हैं इन्फोर्सिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी इन्फोर्समेंट पाकिस्तान में बहुत कमज़ोर है, तो इस वजह से ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से आती है, तो रेगुलेटर्स और हुकूमती इदारे जो हैं वो इतने ज़्यादा कैजुअल उसको लेते हैं कि भाई बहुत आ गया, तारीफ़ों के पुल बने जा रहे हैं। बात ये हो रही है कि आप उससे पाकिस्तान को किस तरह फ़ायदा लॉन्ग टर्म में पहुँचाएंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। वो हमारे यहाँ मिसिंग है, और मैं समझता हूँ इस दफ़ा जो आ रहा है इसको पाकिस्तान के लिए पूरी तरह कैच होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, और इसी तरह आगे यूज़ होना चाहिए। अनुप भाई, आपने यूटिलाइजेशन की बात की कि इस मौके को कैश नहीं किया जाता, क्या अवेयरनेस की कमी है, वसाइल की कमी है, या फिर कहीं कोई कन्फ्यूजन बाकी है जिसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, या जिसे समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें ना की जाएं जिससे फॉरेन इन्वेस्टर जो है मुतासिर होता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान में है कि हुकूमतें आती हैं, दूसरी हुकूमत के अच्छे काम को भी रोल बैक कर देती हैं। ये जो चीज़ है ना, ये जो भी उस बिज़नेस में होता है, फॉरेन इन्वेस्टर होता है, कोई पार्टनरशिप्स होती हैं, वो लोग के लिए बड़ी कन्फ्यूजन और बॉदरिंग होता है। इसलिए कि आप हुकूमत चेंज हो गई, उसने कहा उसने अच्छा काम भी किया है तो उसको भी रोल बैक करें। ये जो सूरत हाल है ये बड़ी ख़राब है। हुकूमतों को जो भी टेन्योर्स चेंज होते हैं उसके बाद दुनिया में ऐसा होता है कि अगर अच्छी चीज़ है तो वो वहीं से आगे लेके उसको बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान की ये जो एक बुराई है जिसे कह सकते हैं, या एक वीकनेस है, इसको हमें ओवरकम करना होगा। अगर किसी ने अच्छा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है और उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है लॉन्ग टर्म में, तो हमें उसको आगे लेके जाना पड़ेगा, ना कि हम उसको रोल बैक कर दें। और यही चीज़ जो है फॉरेन इन्वेस्टर को बॉदर करती है। और अगर आपने अभी देखा होगा, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में पाकिस्तान को अपने केसेस लूज़ करने पड़े, पैसे देने पड़े, क्योंकि अब उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो कमिटमेंट किए थे वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किए हैं, हुकूमत कोई भी हो, वो पॉलिटिकल चेंजेस के साथ चेंज हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा तो उसको रोल बैक नहीं होना चाहिए। लेकिन अनुर भाई, रोल बैक होने की कुछ वजूहात हुकूमती सतह पर भी देखें आप, अगर सामने आती हैं, तो एज एन इंडिविजुअल भी वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है कि हुकूमत बदल गई जी, ये पुरानी हुकूमत ने सैंक्शन किया था, अब इसको इस फाइल को कहीं साइड पे रख दिया जाए और दूसरी फाइल ले आई जाए सामने। क्या करे एक इंडिविजुअल, क्या करे ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ जिस पुरानी हुकूमत के साथ उसने कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट किया था, अब हुकूमत नहीं आ चुकी है, दौर बदल चुका है, तो क्या उस तरह आगे लेके जाना उसके लिए मुमकिन है, या फिर आपको उसे कोई नई अप्रोच के साथ सामने आना होगा? देखिए, दुनिया में आप लोगों के कंट्री की जो ऑपरेशंस हैं उनकी स्टडीज़ को पढ़ें ना, आप देखें कि दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो सस्टेनेबल कंट्रीज़ हैं, वो कैसे रह रही हैं। क्या उनके यहाँ हुकूमतें चेंज नहीं होती? क्या उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स चेंज नहीं होते? क्या उनके यहाँ टेन्योर्स ख़त्म नहीं होते? सब कुछ होता है, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं होता कि हुकूमत की जो एक्सचेकर का जो है ना लॉस हो जाए। किसी भी पर्सनल आपको मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, मुझे ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, तो ये इस तरह ये प्रोजेक्ट को वापस कर दिया, ये नहीं होता। हमें बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान के लिए बात करनी पड़ेगी। कोई प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर आप किसी और ने लगा लिया है, तो आपको उसको तारीफ़ करने में या उसको बताने में कि ये प्रोजेक्ट पिछली हुकूमत का था, हमने इसको आगे लेके चलें, इसमें मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ आपको पता है पॉलिटिकल गिमिक्स होती हैं, और उस गिमिक्स की वजह से नुकसान अल्टीमेटली एक्सचेकर का होता है। राइट, ठीक है। अनुर भाई, अब ज़रा FATF का जिक्र कर लें। पाकिस्तान एक तवील अरसे से इस कश्मकश से गुजर रहा है, और ये मसला अब देखा जाए तो आलमी सतह पर भी बहुत डिस्कस होने लगा है। FATF का पाकिस्तानी कारोबार पर क्या असरात मुरतब हुए, और अगर इसको FATF के सिनेरियो से देखा जाए तो क्या बिज़नेस करना अब पाकिस्तान में मुश्किल है, या पहले की बनिस्बत आसान हो गया है? देखिए, मैं तो FATF को लोग नहीं समझते, मैं तो समझता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसलिए कि ये ऐसी चीज़ है जिससे आपके डॉक्यूमेंटेशन बढ़ रही है, और पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन का ही बहुत बड़ा
एक फ्लॉ था, जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता चलते थे। आपको पता नहीं था पॉपुलेशन कितनी है, आपको पता नहीं था आपके खाने वाले कितने हैं, आपको ये नहीं पता था कि आपके यहाँ कमाने वाले कितने हैं, आपको ये नहीं पता था कि आपके टैक्स कितने लोग देते हैं, आपको ये नहीं पता था कि आपके लोग पढ़ते कितने हैं, कितने बच्चे एजुकेशन से बाहर हैं, कितनी खवातीन जो हैं वो वनरेबल हैं। आपको डेटा जो है, आप सिर्फ वो डोनर्स एजेंसी के डेटा पे काम करते थे। तो जब तक आप पूरी तरह आप रिकॉर्ड नहीं होगा, आपका सेंसस नहीं होंगे, तो ये जो सूरत हाल है, इससे मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ हो रही है। ऑल्दो इंटरनेशनल फ्रंट पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान को थोड़ी सी सुबगी भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन ये ठीक है। अब आपको ये तो हो रहा है ना कि आपने उन कंप्लाइंसेस को जो उन्होंने दी थी पूरा कर लिया, तो कोई शॉर्टकमिंग थी उसको आपने ओवरकम कर लिया। लेकिन जो अच्छी बात हो रही है कि अब कारोबार जो है वो अब डॉक्यूमेंट होगा। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ आ गया है। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी अच्छी है। बेनामी प्रॉपर्टीज़ का लॉ आ गया है, आप किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो आपको फिर उसको ओन भी करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बाय एंड लार्ज पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। कारोबार करना, देखें कभी भी कारोबार करना जब डॉक्यूमेंट होता है ना, कारोबार करना हमेशा आसान होता है। हाँ, मार्जिन कम होता है। आप अगर देखें ना कि आप कैश पे काम करेंगे तो उसमें आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको और दूसरी कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ती। लेकिन जब डॉक्यूमेंट होगा तो आपका मार्जिन कम होगा। लेकिन मार्जिन कम होगा तो जो भी होगा, जो पैसा आएगा वो आपके पास भी आएगा और एक्सचेकर में भी जाएगा। तो इससे पाकिस्तान मजबूत होगा। असल में पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान को अब सस्टेनेबल होना है और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि कारोबार जो है उनका डॉक्यूमेंट हो। अनवर साहब, ये बातें तो हमने की, चूँकि आज के शो का हमारा मकसद नौजवान नस्ल को वो चीज़ें समझाना है कि जो स्टार्टअप लेने जा रहे हैं या अपना कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, तो वो सारी मुश्किलात जिनसे वो गुजरते हैं वो हम उनको थोड़ा सा गाइड कर दें तो हमारे एंड से मेरे ख्याल जो जिम्मेदारी है वो पूरी होती है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि दोस्ती यारी में कारोबार शुरू कर लिए जाते हैं, दोस्त आपस में मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आइडियाज़ जनरेट होते हैं टेबल के ऊपर बैठकर या चाय के टेबल पर बैठ के आइडियाज़ बनाए जाते हैं, फिर उनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी जाती है जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब कारोबार बिजनेस जो है वो आपको फ़ायदा देना शुरू करता है, प्रॉफिट देना शुरू करता है, तो मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, अगर आप मज़हब की भी बात करें ना, मज़हब भी कहता है कि आप जो चीज़ है वो लिख लें, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप ज़बानी बात करेंगे तो कभी बात समझने में किसी के लिए कोताही हो जाती है, कभी किसी को बात समझ में नहीं आती, कभी बात पूरी तरह आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसलिए उसको अगर डॉक्यूमेंट कर लिया जाए, और ये हमारा मज़हब भी कहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई दोस्ती ख़राब होने का वजह नहीं होनी चाहिए। इसमें जब पहले ही ब्लैक एंड वाइट में सब बात होगी तो बाद में दोस्ती भी ख़राब नहीं होगी। होता यह है कि एक एज होती है, वो उम्र जो है ना, आदमी को दुनिया बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही होती है। वो समझता है कि हर चीज़ अच्छा है और उसको ये नहीं नज़र आता कि उसके अलावा भी दुनिया में कोई चीज़ें हैं जो कि ख़राब भी हो सकती हैं। उसमें बहुत वक्त दोस्तों पे आदमी ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, आप पैसे दे देते हैं। कुछ लोग जो है ना बाय डिज़ाइन ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि वो लोगों को चीट करें। देखें, ये सब चीज़ें माशरे में हर जगह होती हैं। पाकिस्तान में ये ज़्यादा क्यों, क्योंकि हमारी मॉरल वैल्यूज़ बहुत डाउन होती जा रही हैं, सोशल फैब्रिक हमारा ख़राब हो गया है, हम बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं, हम बड़ी आसानी से मिसकमिटमेंट करते हैं। ये जो बुराई हमारी ये यहाँ है। अगर हम अपनी सोसाइटी में बाय एंड लार्ज इस बात को फोकस हो जाएं कि यार हमने किसी से झूठ नहीं बोलना या मिस कमिटमेंट नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेहतर होने लगेंगी। और यही वो बात है जो कि बहुत अहम है। किसी भी आदमी को जब कारोबार करने जा रहे हैं, आप किसी के साथ काम करने जा रहे हैं, पहली बात तो है उसको आप डॉक्यूमेंट कर लें। डॉक्यूमेंट करने के बाद जो कमिटमेंट करें उससे आप बैकआउट नहीं, पहली दफ़ा सोच लें, कम कमिटमेंट करें, लेकिन उसको आप उससे वापस ना हटें। और यही चीज़ आपके बिजनेस को भी आगे लेके जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये आपके कैरेक्टर को, आपके एज अ पर्सन आपको जो है ना आपकी क्रेडिबिलिटी बनाती है। और ये क्रेडिबिलिटी जो है ना फिर आगे जाके आपको और कारोबार में कामयाबी दिलाती है। तो मेरा जो सबसे अहम लोगों को मैं सॉर्ट ऑफ सजेस्ट करूँगा कि यार आप जो हैं पहले देखें कि वायबिलिटी क्या है।
हर चीज़ जो है चमकती चीज़ वो हीरा नहीं होती या सोना नहीं होती। आपको देखना चाहिए कि इसमें रिटर्न जो है, इसमें प्रैक्टिकल ये है कोई कि अगर मैं 100 रुपये लगाऊँ तो मुझे 200 रुपये मिल जाएगा। ऐसे ऐसे चीज़ें जो हैं वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती, और लोगों को चाहिए हमेशा उस पर ड्यू डिलिजेंस करें, मशवरा करें, उसके बाद जाएं और कारोबार वो करें जिसमें आपको खुद उसकी नॉलेज हो। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। किसी दूसरे पर डिपेंडेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी। आपको पता होना चाहिए इस कारोबार के रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें इस कारोबार में एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इस कारोबार की कॉस्ट ऑफ डूइंग क्या है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी, अगर नहीं पता होंगी तो किसी तीसरे आदमी से मशवरा कर लें, तो फिर आपका कारोबार भी सस्टेनेबल होगा, आपकी दोस्ती भी वहाँ रहेगी और आप आगे भी बढ़ सकेंगे। सही। अच्छा, अब यूथ की बात करें तो जॉब्स का, स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक, जॉब्स का एक गैप पैदा हुआ। अब डाउनसाइजिंग हुई, जैसा हमने पहले जिक्र किया और आपने बड़ी डिटेल से उसका जवाब भी दिया। अब ये लोग सारे अपना अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एक ऐसी ख्वाहिश रखते हैं कि उनका कोई आइडिया है जिसे वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ें, तो वो कौन से ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पैसा भी ना होने के बराबर है, लेकिन जाहिर सी बात है अपना काम भी शुरू करना है, घर पे नहीं बैठा जा सकता। उन सारे लोगों को से क्या आप उन्हें 3 स्टेप्स ऐसे बताएंगे कि वो इनिशियली वहाँ से स्टार्ट लें और फिर देन जाहिर सी बात है ग्रो किया जा सकता है। आजकल तो ग्रो करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जहन में ये होना चाहिए किसी काम में बुराई नहीं है। मैं 97 में यूएस गया तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर्स को भी टैक्सी चलाते हुए देखा, वहाँ इंजीनियर्स को भी टैक्सी चलाते हुए देखा, लोगों को शॉप पे काम करते हुए देखा। जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो यहाँ पे कोई आदमी ने अगर मैट्रिक भी कर लिया तो वो कहता है मैं कैसे जो है एक ठिया लगा सकता हूँ। तो किसी काम में बुराई नहीं है, पहले तो आपको ये जहन में होना चाहिए। और यही बेसिक अप्रोच होती है एंटरप्रेन्योर की, कि आपको रिस्क लेना है। आपने कोई काम ऐसा करना है, आप उसमें फ्रेंच फ्राइज का ठिया लगा दें, आप उसमें शावरमा का चीज, अगर आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है तो किसी काम में बुराई। दूसरी चीज़ ये कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपने जो रिस्क कमाना है ना वो हलाल कमाना है। तो वो ये 2 चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको आपके करियर को भी आगे लेके जाएंगी और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इसलिए कि यहाँ पे कराची वो शहर है, अगर हम कराची की बात करें, पर्टिकुलरली हम यहाँ बैठे हैं, या पाकिस्तान बाय एंड लार्ज बात करें, तो लोग कारोबार कर रहे हैं। लोग आउटस्कर्ट्स से निकल के आते हैं, लोग पहाड़ियों से, स्वाद से लेके आते हैं, वो यहाँ आके जॉब करते हैं, लेकिन उनके जहन में ये होता है कि हम हर काम कर लेंगे। तो यही लोग, पाकिस्तान के लड़के जो हैं अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, उनके जहन में होता है हम हर काम कर लेंगे। तो यही जो जहन अगर यहाँ पे इस्तेमाल कर लें तो पाकिस्तान में भी आपको टाइम बिंग कोई क्राइसिस है तो उसमें आप अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं। ये इस चीज़ से कोई मसले का हल नहीं होगा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया, मैं फ्रस्ट्रेटेड, इससे कोई चीज़ हल नहीं होगी। आपको ये सोचना चाहिए ये एडवर्सिटी है, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। जब अच्छे हालात नहीं रहे तो बुरे हालात भी नहीं रहेंगे। सही। अनवर साहब, प्रोग्राम का टाइम बहुत लिमिटेड है और हम यकीनन बहुत सी बातें डिस्कस करना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि यूथ को जितना गाइड किया जाए हमारे एंड से, जितना असिस्ट किया जाए उनको, उतना कम है। अनवर साहब, ये बताएं कि जब आपने अपना काम स्टार्ट किया, ख़ासतौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो क्या वो सिनेरियो कुछ डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू आज का सिनेरियो? क्योंकि उस वक्त शायद हालात बहुत टफ थे, कारोबार शुरू करना शायद बहुत मुश्किल काम था। अब एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन रिसोर्सेज की कमी है। देखिए, डेफिनेटली उस वक्त हालात बहुत बहुत डिफरेंट थे। पहले नॉलेज सीख की जाती थी, अब नॉलेज पिक करनी होती है। अब सैलाब है इन्फॉर्मेशन का, आपको जो चीज़ चाहिए आपको फिंगर टिप्स पे आपके है। पहले आपको लोगों से मालूम करना पड़ता था, आपको उसके लिए आगे जाना पड़ता था। तो हालात तो डिफरेंट हैं। और आज का जो बच्चा, अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं उस वक्त के और मेरी एज में, जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो आज का बच्चा मुझसे नॉलेज में 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा होगा जो मेरी नॉलेज थी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक अपना मोटो बनाया था कि मैंने कुछ एक्सेल करना है, मैंने जिस काम में भी जाऊंगा वहां पे मैं एक्सेल करूंगा। तो ये मेरे जहन में एक था। और दूसरे मैंने ये था कि जिसके साथ काम करूंगा उसके साथ लॉयल्टी के साथ काम करूंगा। तो 2 मेरे एजेंडा थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां से करियर शुरू किया था, आज मैंने उसको 190 पे अचीव किया है। मैं जिस प्रोफेशन में जिस जगह भी रहा, मैंने अपनी कोशिश की कि मैं अपना बेस्ट वहां पे दूं और बेस्ट दूं विथ ऑनेस्टी। राइट। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पे हमसे बात की। यकीनन हम आपको दीगर शोज़ में भी इनवाइट करते रहेंगे और ये जो सिलसिला है इसे आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ हम रैप अप करेंगे, लेकिन जाते जाते एक बात स्पेशली यूथ के लिए कि कोई भी काम करना से इरादे बना लिए जाएं तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं रहता, और अगर इरादों में मजबूती हो तो शायद काम बहुत आसान हो जाते हैं।
इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कारोबार।